अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग Q ब्रैकेट में E प्लस बी क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही हो गई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी क्रॉस बी, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो होने की कंडीशन क्या होगी। कंडीशन फॉर F इक्वल टू नल वेक्टर। तो अब आप देखिए Q तो जीरो है नहीं, ये बात कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल है एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो F जीरो तभी हो सकता है जब E प्लस बी क्रॉस बी कितना हो जाए, जीरो। E प्लस बी क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस बी माइनस ऑफ E के बराबर होगा, या फिर E जो होगा वो माइनस ऑफ बी क्रॉस बी के बराबर होगा। अब हम ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनके डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, इसका मतलब माइनस बी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं बी क्रॉस बी, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाए, जीरो। अब हम ये जानते हैं कि जो बी क्रॉस बी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, बी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना, और बी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ये बात हमने कल ही समझ ली थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज पैरेलल टू बी क्रॉस बी, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रॉस बी के पैरेलल है और बी क्रॉस बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी उसके लिए कंडीशन क्या आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स एक्सिस के अलाउंड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाए, इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो फिर तो आपकी लॉरेंस फोर्स जीरो ही नहीं हो पाएगी। नेसेसरी कंडीशन क्या आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलाउंग है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो वाई के अलाउंग हो या जेड के अलाउंग हो, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो हो पाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के साथ भी कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इनके बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया, लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा मान लिया। तो फिर E जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बी बी साइन थीटा, यानी स्पीड कितनी आ जाती है, E अपॉन बी साइन थीटा। तो हमें चार्ज पार्टिकल को जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करना है वो स्पीड किसके बराबर है, E अपॉन बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि B के मिनिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर B टू बी मिनिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब B की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई,
ई अपॉन बी। तो मिनिमम स्पीड जिससे हमें चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अनएक्सेलरेटेड निकल जाए, मतलब कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, वो कितनी आ जाती है, ई अपॉन बी। और जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो मिनिमम स्पीड के केस में ये तीन वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो कंपलसरी था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी कंपलसरी था। और मिनिमम स्पीड के केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर हो गए, यानी तीनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो हो, तो उस केस में मिनिमम स्पीड से पार्टिकल को फेंका जाए तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होने चाहिए। फॉर मिनिमम स्पीड, velocity, magnetic field and electric field should be mutually perpendicular। मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। मैंने कहा इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें ओरिजिन से एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोटॉन को क्यों हम किस तरफ को प्रोजेक्ट करें ताकि वो मिनिमम स्पीड से अनएक्सेलरेटेड निकल जाए। ऑब्वियसली जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है। अब जेड एक्सिस में दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड। तो पॉजिटिव जेड होगा या नेगेटिव जेड होगा, ये हम उससे देखेंगे बी क्रॉस वी। अभी हमने देखा था कंडीशन हमारी क्या रही थी कि ई किसके बराबर है, बी क्रॉस वी। तो बी क्रॉस वी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम आना चाहिए। अब बी जो है वो है जे कैप के अलोंग, है ना, तो हमारा जो वी होना चाहिए वो के कैप के अलोंग, ताकि बी क्रॉस वी किस तरफ को आ जाए, ई के अलोंग। इसका मतलब इस केस में प्रोटॉन को जेड एक्सिस के अलोंग कितनी स्पीड से फेंकेंगे, ई अपॉन बी। तो फिर ये प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा, अनएक्सेलरेटेड निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम कंडीशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जीरो होने की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जीरो होने की कंडीशन आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ई शुड बी इक्वल टू बी क्रॉस वी। अब उस कंडीशन से इंप्लीकेशंस क्या निकलते हैं वो मैंने समझाया। उससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना भी कंपलसरी है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगर हम पार्टिकल को कैसी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, मिनिमम स्पीड से। तो मिनिमम स्पीड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है, तो फिर वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए, जेड के अलोंग। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन ले लूँ, ओरिजिन से मैं प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करने के बजाय किसको प्रोजेक्ट करूँ, इलेक्ट्रॉन को, तो उसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव जेड के अलोंग ही रखना चाहिए या नेगेटिव जेड के अलोंग। मतलब कि हमने प्रोटॉन को अनएक्सेलरेटेड पास करने के लिए किस तरफ को वेलोसिटी दी है, नेगेटिव जेड या पॉजिटिव जेड। तो इलेक्ट्रॉन को किस तरफ को देंगे, ना, उसको भी पॉजिटिव जेड। अब देखिए चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम कंडीशन ये लिख रहे थे कि ई प्लस बी क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू जीरो। अभी मैंने ये लॉरेंस फोर्स को जीरो करा था, तो मैंने बोला क्यू तो जीरो नहीं है, तो मुझे इसको जीरो करना है, तो उसके लिए एफ को जीरो करने के लिए किसे जीरो किया, ई प्लस बी क्रॉस जीरो। अब ये टर्म जीरो हो गया, तो क्यू से कोई मतलब है या नहीं है, क्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, वो तो फोर्स तो जीरो ही हो जाएगी। इसलिए जो आपके प्रोटॉन की जगह आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को भी किस तरफ को करना है, पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग, और इतनी ही स्पीड ई बाई बी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आप सब यहाँ पे 12th पास करके नीट की प्रिपरेशन करने आए हैं, तो आपको 11 12 की बेसिक चीजें पता होंगी, ये मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पहली बात तो सुन नहीं रहे होंगे आप लोग, सब लोग सुने होंगे पहले नाम इनका, तो ये फॉर्मूले भी ये बात पता ही होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होती है। तो उसका जो यूज होता है वेक्टर का वहां पे, वो कैसे होता है, ये समझाने के लिए केस बताया मैंने आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे नोट करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना। नेगेटिव वेक्टर होते हैं एक दूसरे के, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, पर डायरेक्शन कैसा हो जाता है, ऑपोजिट। तो इसलिए हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते, नेगेटिव वेक्टर होते हैं, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और इसमें ऑर्डर नहीं बदलना है। ए क्रॉस बी लिखा है तो ए क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर 3, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है या तो 0 डिग्री एंगल होगा या फिर 180 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कितना आएगा, नल वेक्टर के बराबर। इससे ये भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर का उसका खुद के साथ करेंगे तो कोलिनियर ही तो हो गया, पैरेलल होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, किसके बराबर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस ए कौन सा वेक्टर बन गया। ऐसे ही मैं लिख दूं बी क्रॉस बी नल वेक्टर, कोई भी वेक्टर का आप सेल्फ प्रोडक्ट करोगे नल ही आना है। हो गया ये। अब जैसे मैंने लिख दिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब भी क्या हो गए, नल वेक्टर। डॉट में तो ये 1 होते थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होते थे 1, पर क्रॉस में कितने हो जाएंगे 0। अब जैसे हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। आई क्रॉस जे मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आई और जे दोनों के मैग्नीट्यूड भी 1 होते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किस तरफ को आता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका मतलब आई क्रॉस जे
आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के। तो जे क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के आई हो जाता है, तो के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई जे हो जाता है, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाता है। इसको याद रखने के लिए जैसे हम कोई सर्कल बना लें, उसमें हमने लिख लिया आई कैप, जे कैप और के कैप। इस पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे। आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब नेगेटिव। जे क्रॉस ए माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसे हमने कहा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, 6 थी, 5। लेट मी सी, 5 होगी ना? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास ए और बी वेक्टर्स हैं और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये वाला टर्म आएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ये तो जीरो हो जाएगा। ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ये भी जीरो। ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ये भी जीरो। तो इसमें जो तीन टर्म सीधे सीधे वाले होंगे वो तो जीरो हो जाएंगे, क्रॉस वाले सारे बचेंगे। अब पहले हम करेंगे ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे आएगा, आई क्रॉस जे, ये कितना होता है? ये हो गया ए एक्स बी बाय के क्या। उसके बाद करेंगे ए एक्स बी जेड, ये आई क्रॉस के आएगा। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जी। के क्रॉस आई प्लस जे होता है और आई क्रॉस के माइनस जे। उसके बाद हम लिखेंगे ए बाई बी एक्स, तो ये आएगा जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। समझते जा रहे हैं? उसके बाद फिर हम लिखेंगे ए बाई बी जेड, ए बाई बी बाई तो जीरो हो जाएगा, ए बाई बी जेड तो आएगा जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। उसके बाद हम लिखेंगे ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, ये होता है जे कैप। फिर लिखेंगे ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, ये क्या होता है? माइनस आई कैप। और फिर ए जेड बी जेड वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ये 6 टर्म बचते हैं हमारे पास। अब इसमें हम आई जे के वाले सारे टर्म एक साथ ले लेते हैं। जैसे आई वाले कौन कौन से हैं? एक ये वाला है, एक ये वाला। इसमें से हमने आई कैप कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर हमने जे कैप वाले एक साथ ले लिए, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसमें से माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर के कैप वाले एक साथ ले लिए, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए बाय बी एक्स। ये हमारे पास आई जे के 3 टर्म आ जाते हैं। इन टर्म्स को लिखने के बाद फिर हम बनाते हैं
ये जो मैंने लास्ट में बनाया है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ये डिटर्मिनेंट जो होता है इसको सॉल्व करने के लिए तलवार रूल लगाते हैं। जैसे हमें आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो आई कैप की रो और कॉलम छुपा लो, तो ये चार बचेंगे। इसमें ऐसे तलवार रूल लगाएंगे, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये वाला टर्म आ गया। उसके बाद जे कैप के लिए जे कैप की रो और कॉलम छुपाएंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। उसके बाद के कैप के लिए के कैप की रो और कॉलम छुपाएंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरीके से बेटर प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना होता है। इज इट क्लियर टू यू? बनाइए इसको।